Okay, good afternoon to all of you. Today we will discuss about memory management. It is a very important topic because we already know that any data which is reside in secondary storage as a permanent. That means our data, any types of data stored in hard disks permanently. And whenever a process want execute a particular data, then that data will come in main memory. So it is a very important task related with memory management, how memory will manage by the kernel of operating system. So it is a required memory management scheme. कर्नल को पूरा मेमोरी मैनेज करना है. मेमोरी मैनेजमेंट दैट मीन्स इट इज अ मेन मेमोरी मैनेजमेंट concept. Today we will learn or we will study about the main memory management. How kernel will manage to a memories so we can run number of process simultaneously, or any process cannot lead to deadlock. Okay, so now come to the topic memory management. में जो टॉपिक्स वी विल स्टडीज लाइक बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, सेगमेंटेशन, पेजिंग, structure of the page table, and we will see some example of RAM architecture and other our processor architecture. So basically we will focus on the swapping, continuous memory allocation, segmentation, paging, and the frame allocation technique. We will see what is the frame allocation technique in later. तो ये हमारे कुछ कंटेंट है जो हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज मेमोरी. और यहाँ पर जितना भी जो मेमोरी की बात कर रहे हैं हम मेन मेमोरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपसे. ठीक है, जहां पर हम हार्ड डिस्क से रिलेटेड आपसे बात करेंगे वी विल स्पेशली हम इंडिकेट करेंगे कि वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क और अदरवाइज जैसे हम मेमोरी बोल रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं हम. कि मेन मेमोरीज का मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए. अगर मेन मेमोरी का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो वी कैन नॉट नंबर ऑफ प्रोसेस साइमल्टेनियसली. इट इज द ट्रू. मैंने आपको एक बार एक फिगर भी दिखाया था अभी जब क्लास स्टार्ट करी थी कि जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, तो जो प्रोसेसर का कनेक्शन मेन मेमोरी के अलावा और किसी भी डिवाइस से नहीं होता है. मतलब प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट करना चाहता है प्रोसेस को, वो कहां से डेटा लेगा और कहां पर डेटा छोड़ेगा, दैट इज द मेन मेमोरी. इट विल डेटा means processor will pick data from the main memory and after execution it will drop result in main memory. और उसके बाद मेन मेमोरीज पास करेगी डेटा को जहां उसको डेटा को पास करना है. वॉट एवर इट विल स्टोर इन द हार्ड डिस्क और इट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. तो ये डिपेंड्स करता है कि आपने क्या कमांड दी है. लेकिन प्रोसेसर विल इंटरेक्ट थ्रू मेमोरी. तो जो भी डेटा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है उस डेटा को मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना चाहिए. इफ डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी दैट
means we can say processor cannot work on that data, कि अगर जो डेटा मेन मेमोरी में नहीं है प्रोसेसर उसके साथ वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ये कर्नल इंश्योर करता है, कि अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेस वेट करें या फिर मेमोरी का लॉस हो। ये वन बाई वन जो वर्ड मैं बोल रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी एक सिंपल लाइन में मैं बोलूं, सिंगल one line statement, memory management is the important because processor won't execute any data, the data should be available in the main memory, and if we want to execute multiple process or multiple tasks simultaneously, that memory management play the important role. Without memory allotment or allocation we cannot run a single इंस्ट्रक्शंस और टास्क, कि अगर आपने प्रेस किया 1 और आइदर ए और टाइप ABC, all the things will come in main memory and it will display on the screen. तो जो भी इंस्ट्रक्शन है सारी पहले मेन मेमोरी में आएगी, देन इट विल हमें डिस्प्ले में स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रोग्राम मस्ट बी ब्राउट, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं हमारे बैकग्राउंड पे। लेट अस सी, प्रोग्राम मस्ट बी ब्राउट फ्रॉम द डिस्क इनटू मेमोरी एंड प्लेस विद इन ए प्रोसेसर फॉर इट टू बी रन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो भी डेटा है वो डिस्क में है, और जब प्रोसेसर रन होगा या प्रोसेस रन होगी तो वो मेन मेमोरी में आएगी। मेन मेमोरी एंड रजिस्टर आर ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। जैसे मैंने अभी बताया सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली मेन मेमोरी एंड द रजिस्टर। जो हमारा प्रोसेसर है वो डायरेक्ट किसको एक्सेस करेगा, मेन मेमोरी को और रजिस्टर। रजिस्टर इज आल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेन मेमोरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो रजिस्टर्ड है। मेमोरी यूनिट only see streams of address, read, request और address plus data and write update whatever this, कि मेमोरी जो यूनिट्स होगी उसको एड्रेस रिक्वायर्ड होगा कि किस लोकेशन से हमें डेटा को रीड करना है, किस लोकेशन पे हमें डेटा को राइट करना है। तो इट इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ एड्रेस ऑफ एनी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जो रिक्वेस्ट है कहाँ से हम रीड कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कहाँ पर हमें रिस्पॉन्स को शो करना है। तो मेमोरी यूनिट से उस एड्रेस पर वर्क करेगी। रजिस्टर एक्सेस इन 1 CPU क्लॉक और लेस। रजिस्टर जो होते हैं हमारे, बेसिकली हमने रजिस्टर को क्या बोला, इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट्स है ना। एक्सेस इन 1 CPU क्लॉक, एक सीपीयू क्लॉक मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो साइकिल मूव होती है प्रोसेसर की, कि एक क्लॉक एक साइकिल में हम कितनी इंस्ट्रक्शंस हम रीड कर सकते हैं। तो सीपीयू 1 क्लॉक में एक रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है सीपीयू। मेन मेमोरी कैन टेक मैनी साइकिल। सीपीयू जो है मेन मेमोरी का में अगर डेटा है तो उसको एक्सेस करने के लिए इट कैन टेक number of cycle to access data which is stored in main memory, but data is stored in registered, CPU will take 1 cycle to access data which is stored in the register. Cache is another memory main memory unit. Registered is the smallest unit, then come to the cache is the second स्मॉलेस्ट यूनिट एंड देन कम टू द मेन मेमोरी। मतलब जो हायरार्ची मैं आपको बताना चाहूं मेन मेमोरीज की, कि मेन मेमोरी के पहले कैच मेमोरी और कैच मेमोरी के पहले रजिस्टर। तो सीपीयू विल इंटरेक्ट इनिशियली विथ रजिस्टर्ड
If data is not in registered, CPU will interact with the cache memory. If data is not in cache memory, then CPU will interact with the main memory. If data is not in memory, then CPU will pass the instruction for hard disk. कि अब डेटा कहां पर हो सकता है, हार्ड डिस्क में हो सकता है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज. सो बेसिकली दिस इज अ हायरार्ची. अगर आप लोगों ने मेमोरी बेसिक, जो आपने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, तब आपको बताया होगा मेमोरी हायरार्ची वगैरह प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से है. तो कैच सिट बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर, जैसे कि आपको पता है दोनों के बीच में है. Protection of memory required to ensure the correct operation. Definitely. Memory protection is also an important task to execute correct and proper operations. Now, come to the next. Just a minute. बेस एंड लिमिट रजिस्टर. अब हम ये देखते हैं कि बेस एंड लिमिट रजिस्टर क्या होते हैं. बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेन मेमोरी का जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि जो रैम है, रैम में पर्टिकुलर स्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं. हर एक स्लॉट्स में आपकी प्रोसेस को स्लॉट होते हैं कि जो हमने मेमोरी है, सपोज करिए वी हैव अ 4 GB रैम, तो 4 GB रैम को हमने स्लॉट्स में डिवाइड किया. और जब हमने स्लॉट में डिवाइड किया तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस 0 to यहाँ पर कुछ आपको वैल्यूज दिखेंगी. दिस इज व्हाट, दिस इज द एड्रेस ऑफ द ब्लॉक. हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होगा. तो दिस इज योर मेन मेमोरी. इसमें से कुछ एड्रेस में आपका मतलब कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं, एक ब्लॉक हो सकता है, लेकिन एक ब्लॉक नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ब्लॉक्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड होता है at runtime. जैसे ही we will boot our system, the operating system will come in main memory. Only required file, जो required है ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है ना, वो आपकी मेन मेमोरीज में आ जाएंगी. तो आधा कुछ पोर्शंस आपका मेन मेमोरीज का ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है. तो whenever you will see RAM space, you will find कि अगर 4 GB रैम है तो आपको वहां दिखाएगा वो 3.5 या 3.27 रैम आपको अवेलेबल दिखाएगा. देन यू विल सी के I am not doing anything on the operating system, then how it will show very less memory, because of the operating system is stored इन मेन मेमोरी. मतलब जब आप कभी अभी जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम घर का चालू करिएगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप, एंड देन यू विल सी कि आप चेक करिएगा आपके रैम की स्टोरेज क्या है, तो यू विल फाइंड आउट कि आपकी अगर 4 GB रैम है तो वो दिखा रहा होगा 3.39 GB या 3.45 GB या 3.52 GB, इस तरीके से आपको शो करेगा. मतलब रेस्ट ऑफ डेटा कहाँ जा रहा है, तो रेस्ट ऑफ डेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहा है और रेस्ट ऑफ डेटा आपका कैच मेमोरी में जा रहा है. ठीक है. और जैसे ही आप ये बंद करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी रैम फिर आपको 4 GB की दिखाई नहीं देगी कि हाँ 4 GB है, लेकिन वी कांट सी, हम ये नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम रैम को देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करके ही देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी अवेलेबल रैम. तो एक्चुअल जो आप साइज है रैम का वो कभी भी नहीं देख पाएंगे. जो जैसे 4 GB का हम बात करते हैं तो 4 GB यू कैन नॉट सी, you cannot use the 4 GB whole. So जो मैं बात कर रहा था बेस एंड लिमिट रजिस्टर की, a pair of base and limit register define the logically address space. बेसिकली एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा जो किससे मिलकर बन रहा है, दो चीजों से, बेस एंड द लिमिट रजिस्टर्ड. बेस एंड लिमिट रजिस्टर्ड क्या होगा
कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस है जिसका एक बेस एड्रेस आपने बोला कि ये स्टार्ट हो रही है, इसको जो एड्रेस मिला है स्टोर होने का, इट इज ए 201। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोसेस कहाँ मेमोरी में स्टोर हुई है, 201 पर। एंड इसके बाद अगली जो प्रोसेस आ रही है वो आ रही है आपकी 260 पर, मींस 261 पर आ रही है। तो मतलब 201 से लेके 260 तक प्रोसेस 1 ने ऑक्यूपाई करके रखा है एड्रेस, और 261 से हमारी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो लुक एट दिस कि मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं वो ये बोलना चाह रहा हूं कि इफ अ प्रोसेस स्टार्ट P1 एट बेस एड्रेस 20 बेस एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ प्रोसेस P1 कि ये मेमोरी लोकेशन मिली है हमें। नाउ इफ वी हैव अ लिमिट रजिस्टर्ड ऑफ 50, लिमिट रजिस्टर्ड कितनी है इसकी, 50 है, तो it will add 50 in 201, then हमारे पास डेटा कितना आएगा 251। अगला जो एड्रेस मेरे को मिलने वाला है, the next address to store the process in memory, it will 251। तो ये बेस एंड लिमिट रजिस्टर्ड ये होता है कि एक प्रोसेस का हमें बेस एड्रेस पता होगा और लिमिट कितनी पता होगी, तो हमें पता होगी कि ये मेमोरी स्पेस टोटल कितने एड्रेस ब्लॉक ऑक्यूपाई करने वाली है, और अगली प्रोसेस के लिए नेक्स्ट बेस एड्रेस क्या बनेगा, वो लिमिट रजिस्टर्स और बेस एड्रेस को मिला के फिर हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस आता है। तो बेस और लिमिट रजिस्टर्ड कि एक प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रही है, उसकी लिमिट इतनी थी पर्टिकुलर और अगला बेस एड्रेस ही है, तो ये एक जो आपको मिलेगा कि 25600 और अगला आपका ये है, तो माइनस कर दीजिए तो वो लिमिट आ जाएगी 300040। इसको इससे माइनस करिए ऊपर वाले 25 से, देन यू विल गेट द लिमिट रजिस्टर्ड ऑफ दिस प्रोसेस। तो बेस एंड लिमिट रजिस्टर्ड इन्होंने क्या दिया आपको, लॉजिकली एड्रेस स्पेस दिया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ध्यान, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, and we will again join in the next class. So thank you for today's class. Thank you very much.